तो आज हम देखने वाले हैं ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक के मॉडर्न हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर। ये है विविध यानी कि मिसलेनियस, और इसके सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर एक एक करके बात करेंगे जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? ऑप्शंस है एलोरा शक, महाबलीपुरम राष्ट्रकूट, मीनाक्षी मंदिर पल्लव और खजुराहो चंदेल। इसमें सही जवाब है खजुराहो चंदेल। जी बिल्कुल सही। खजुराहो के जो मंदिर हैं उनका निर्माण चंदेल राजवंश ने ही करवाया था। हाँ, और ये बहुत मशहूर भी हैं। बहुत ज्यादा। इनका निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच हुआ था, मतलब 100 साल के अंदर। ये मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। अच्छा, और बाकी ऑप्शंस के बारे में क्या? वो गलत क्यों है? देखिए, एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था, शक ने नहीं। महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव वंश के शासकों ने बनवाए थे। और मीनाक्षी मंदिर? मदुरै का प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर वो पांड्य शासकों द्वारा बनवाया गया था, तो इसलिए बाकी 3 मेल गलत हैं। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया। अगला सवाल है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शंस है आगरा, लखनऊ, पटना, इलाहाबाद। इसका सही उत्तर है लखनऊ। जी, लखनऊ। बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण अवध के नवाब आसफ-उद-दौला ने 1784 में करवाया था। अच्छा, 1784 में। हाँ, इसे आसफी इमामबाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो सबसे हैरत अंगेज बात है वो है इसका मुख्य हॉल। हाँ, उसकी छत है ना, कहते हैं उसमें कोई पिलर नहीं है। बिल्कुल, बिना किसी बीम या पिलर के सहारे टिकी है, जो वास्तुकला का मतलब इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। कमाल है। और इसी कॉम्प्लेक्स में वो प्रसिद्ध भूल भुलैया भी है, जिसमें 1000 से ज्यादा रास्ते हैं। और शायद इसे बनाने का एक खास कारण भी था। जी, इसका निर्माण एक अकाल राहत परियोजना के तहत किया गया था, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। अजीत सिंह, सवाई जयसिंह, भारमल या मान सिंह? इसका सही उत्तर है सवाई जयसिंह। जी, सवाई जयसिंह। वो आमेर यानी आज के जयपुर के शासक थे और खगोल विज्ञान में उनकी बहुत गहरी रुचि थी। तो ये जिच मोहम्मद शाही आखिर था क्या? कोई किताब? ये एक तरह से तारों की गति से जुड़ी एक सारणी थी, एक चार्ट, जिसे उन्होंने 1728 में तैयार करवाया था। अच्छा। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने भारत में 5 खगोलीय वेधशालाएं भी बनवाईं। जंतर मंतर? हाँ, वही, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में। और जयपुर का जंतर मंतर तो शायद सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा और सबसे अच्छी तरह से संरक्षित भी है। और हाँ, जयपुर शहर की स्थापना भी सवाई जयसिंह ने ही की थी। अगला सवाल भी जयपुर से ही जुड़ा है। हवा महल कहाँ अवस्थित है? बेंगलोर, छत्तीसगढ़, दिल्ली या जयपुर? ये तो आसान है। हाँ, इसका सही जवाब है जयपुर। जी। हवा महल का निर्माण 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। और ये पूरा लाल और गुलाबी पत्थर से बनाया है ना? हाँ, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से। ये 5 मंजिला इमारत है और इसमें 953 छोटी खिड़कियां हैं। 953? जी, जिन्हें झरोखा कहा जाता है। ये झरोखे शाही महिलाओं के लिए बनवाए गए थे, ताकि वो पर्दा प्रथा का पालन करते हुए भी सड़क के उत्सवों को देख सकें। अच्छा, ये कारण था। हाँ, और कहते हैं कि इसकी जो रचना है वो भगवान कृष्ण के मुकुट के आकार की है। बहुत दिलचस्प। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? शिवाजी, लक्ष्मीबाई, अकबर या राणा प्रताप? इसका सही जवाब है राणा प्रताप। चेतक मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा था। 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उसमें चेतक ने अपनी बहादुरी और वफादारी का अद्भुत परिचय दिया था। हाँ, वो कहानी तो हम सबने सुनी है। बिल्कुल। युद्ध में घायल होने के बावजूद चेतक महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए एक 22 फीट चौड़ी नदी को पार कर गया था, एक ही छलांग में। जी। और इसी कोशिश में चेतक की मृत्यु हो गई थी। जी। आज भी राजस्थान के राजसमंद जिले में चेतक की समाधि बनी हुई है। चलिए, अब आते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। ऑप्शंस हैं, उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, उन्होंने बौद्ध धर्म व जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। इसमें जो कथन सही नहीं है वो है, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। जी, ये कथन गलत है। प्रयाग को तीर्थराज यानी तीर्थों का राजा ये नाम पुराणों में दिया गया है, शंकराचार्य द्वारा नहीं। अच्छा। शंकराचार्य ने तो अद्वैत वेदांत दर्शन का प्रचार किया था और उन्होंने भारत के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की थी। 4 पीठ?
हाँ, श्रृंगेरी, द्वारका, पुरी और ज्योतिर्मठ जो बद्रीनाथ में है, और उनके दार्शनिक तर्कों ने बौद्ध और जैन धर्म के प्रभाव को कम करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और उनका जन्म केरल के कलाडी गांव में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल जंतर मंतर से जुड़ा है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? ऑप्शंस: अकबर ने, शाहजहां ने, सूरजमल ने या जयसिंह द्वितीय ने। इसका उत्तर है जयसिंह द्वितीय ने। जी, हमने अभी बात की थी महाराजा जयसिंह द्वितीय ने। दिल्ली के जंतर मंतर का निर्माण उन्होंने 1724 में करवाया था। ये उनकी 5 वेधशालाओं में से पहली थी, है ना? बिल्कुल, ये सबसे पहली थी। इसका मकसद था खगोलीय पिंडों की गति का अध्ययन करना और कैलेंडर में सुधार करना। और इसमें कई यंत्र भी हैं। हाँ, इसमें 13 प्रमुख खगोलीय यंत्र हैं, जैसे सम्राट यंत्र, राम यंत्र और जयप्रकाश यंत्र। वैसे जैसा हमने पहले भी कहा, जयपुर का जंतर मंतर इन सब में सबसे बड़ा है और उसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है दतिया में, खजुराहो में, ओरछा में या ग्वालियर में? सही उत्तर है दतिया में। जी, दतिया में। गोविंद महल मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित एक 7 मंजिला महल है। 7 मंजिला। हाँ, और इसका निर्माण बुंदेला राजपूत शासक राजा बीर सिंह देव ने 1614 में करवाया था। किसी खास मौके पर? ये महल मुगल सम्राट जहांगीर के स्वागत के लिए बनवाया गया था। और इसकी एक और खास बात यह है कि यह पूरी तरह से पत्थर और ईंटों से बना है। इसमें लकड़ी या लोहे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया। अच्छा जी, ये अब बुंदेला और मुगल वास्तुकला के मिश्रण का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से ढूंढें। नाम है अहल्याबाई, दुर्गावती, पद्मिनी, ताराबाई। सही क्रम है पद्मिनी, फिर दुर्गावती, फिर ताराबाई और अंत में अहल्याबाई। जी, ये क्रम भारतीय इतिहास की 4 बहुत शक्तिशाली महिला शासकों को उनके समय के अनुसार दिखाता है। रानी पद्मिनी, वो लगभग 13वीं-14वीं सदी में मेवाड़ की रानी थी। रानी दुर्गावती 1524 से 1564 तक गोंडवाना की शासक थीं और उन्होंने मुगलों से युद्ध किया। उनके बाद ताराबाई 1675 से 1761 वो मराठा साम्राज्य की एक बहुत कुशल सेनापति और शासक थीं। और आखिर में अहिल्याबाई। जी, अहिल्याबाई होलकर 1725 से 1795 तक मालवा यानी इंदौर की प्रसिद्ध शासक थीं। बहुत बढ़िया। अब गणित की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर या लल? सही उत्तर है भास्कर। हाँ, यहाँ भास्कर से मतलब भास्कर द्वितीय या भास्कराचार्य से है। वो 12वीं सदी के एक महान गणितज्ञ और खगोलशास्त्री थे। उनका कोई प्रसिद्ध ग्रंथ? जी, सिद्धांत शिरोमणि बहुत प्रसिद्ध है। इसके 4 भाग हैं: लीलावती जो अंक गणित पर है, बीजगणित, ग्रह गणित और गोलाध्याय। तो बीजगणित पर एक पूरा भाग ही है। बिल्कुल, लीलावती और बीजगणित में उन्होंने अंक गणित और बीजगणित के कई महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं। उन्होंने ही बताया था कि किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पर परिणाम अनंत होता है। अच्छा, ये उन्होंने बताया था? जी, वैसे आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त भी महान गणितज्ञ थे, लेकिन बीजगणित में भास्कराचार्य का योगदान अद्वितीय माना जाता है। अब संगीत की बात। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? सितार, तबला, सरोद, वीणा? इसका सही उत्तर है वीणा। जी, वीणा। वीणा का उल्लेख तो प्राचीन वैदिक साहित्य जैसे कि सामवेद में भी मिलता है। इसे देवी सरस्वती का वाद्य यंत्र भी माना जाता है। जी बिल्कुल, ज्ञान और कला की देवी। यही नहीं, गुप्त काल के सिक्कों पर सम्राट समुद्रगुप्त को भी वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। और सितार और तबला? सितार और सरोद का विकास मध्यकाल में हुआ। माना जाता है कि अमीर खुसरो ने सितार के विकास में योगदान दिया था। तबला भी एक मध्यकालीन वाद्य यंत्र ही है। अगला सवाल फिर से कालक्रम पर है, इस बार बाहरी आक्रमणों पर। निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालक्रमानुसार अवस्थित करें। अहमद शाह अब्दाली, चंगेज खान, नादिर शाह और तैमूर लंग। सही क्रम है चंगेज खान, फिर तैमूर लंग, फिर नादिर शाह और आखिर में अहमद शाह अब्दाली। जी, ये क्रम भारत पर हुए बड़े हमलों की कहानी कहता है। चंगेज खान का आक्रमण 1221 में इल्तुतमिश के शासनकाल में सिंधु नदी तक हुआ, लेकिन वो भारत के अंदर नहीं आया। अच्छा, वो अंदर नहीं आया था? नहीं। उसके बाद तैमूर लंग ने 1398 में दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया और भारी तबाही मचाई। और नादिर शाह, वो तो कोहिनूर ले गया था।
सही कहा। ईरान का शासक नादिर शाह, उसने 1739 में भारत पर आक्रमण किया और कोहिनूर हीरा और मयूर संघासन लूट कर ले गया। और आखिर में अहमद शाह अब्दाली, जिसने 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया। अगला प्रश्न है, कौन से वृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुए? ऑप्शंस: श्री मरियम्मन मंदिर, अंकोर वाट मंदिर, बाटू गुहा मंदिर, कामाख्या मंदिर। सही उत्तर है अंकोर वाट मंदिर। जी, अंकोर वाट मंदिर ये कंबोडिया में स्थित है और यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। दुनिया का सबसे बड़ा? हाँ, इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। ये मंदिर मूल रूप से तो भगवान विष्णु को समर्पित था, लेकिन बाद में ये एक बौद्ध मंदिर बन गया। अच्छा। यह खमेर वास्तुकला का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है और कंबोडिया के राष्ट्रीय ध्वज पर भी इसका चित्र अंकित है। इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया है। अब एक सवाल जिसमें कथनों पर विचार करना है। पहला कथन, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी थे। दूसरा कथन, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। ऑप्शंस हैं, केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों एक और दो सही है, या नहीं एक और नहीं दो। इसका सही उत्तर है केवल दो। जी, पूर्वी भारत के जो पाल शासक थे, यानी 8वीं से 12वीं सदी के, वो बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। पाल वंश के शासकों ने नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्रसिद्ध बौद्ध महाविहारों को संरक्षण दिया था। विक्रमशिला की स्थापना भी तो किसी पाल राजा ने की थी। हाँ, राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और पालों के संरक्षण में ही बौद्ध धर्म तिब्बत तक फैला। और पहला कथन गलत क्यों है इक्ष्वाकु शासकों के बारे में? देखिए, इसमें थोड़ा ऐतिहासिक विवाद है, लेकिन कई साक्ष्य बताते हैं कि इक्ष्वाकु शासकों ने, खासकर उनकी रानियों ने, बौद्ध धर्म को काफी दान दिया था और समर्थन भी किया था, तो उन्हें पूरी तरह विरोधी कहना सही नहीं होगा। ठीक है, एक और सवाल कथनों पर ही है। पहला कथन, हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताबे नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया। और दूसरा कथन, भारत में कव्वाली के नाम से जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप का आरंभक अमीर खुसरो थे। इसमें सही उत्तर है दोनों 1 और 2 सही हैं। जी, दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। इब्राहिम आदिल शाह बीजापुर सल्तनत के शासक थे और उन्हें जगत गुरु बादशाह भी कहा जाता था। जगत गुरु बादशाह? हाँ, उनकी उदारता के कारण। किताब नौरस दक्खनी भाषा में लिखी गई थी और यह विभिन्न रागों पर आधारित गीतों का संग्रह है। और अमीर खुसरो के बारे में? अमीर खुसरो तो जीनियस थे। 13वीं-14वीं सदी के कवि, संगीतकार, विद्वान। उन्हें कव्वाली का जनक माना जाता है। सितार और तबला जैसे वाद्य यंत्रों के आविष्कार का श्रेय भी उन्हीं को दिया जाता है। अब एक और सवाल जिसमें गलत कथन पहचानना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शंस है, अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आरंभ की, महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए, अंबेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया, मैसूर में सुल्तान टीपू ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। इसमें जो कथन सही नहीं है वो पहला है, अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आरंभ की। जी, ये गलत है। बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति, जिसे इजारेदारी प्रथा भी कहते हैं, उसकी शुरुआत मुर्शिद कुली खान ने की थी, अली मर्दान खान ने नहीं। अच्छा, तो अली मर्दान खान कौन थे? दरबार में एक बहुत बड़े प्रशासक और इंजीनियर थे। बाकी तीनों कथन सही हैं। महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए यह किया था। सवाई जय सिंह ने खगोल के अलावा गणित में भी रुचि दिखाई, और टीपू सुल्तान वाला तथ्य भी सही है, जो उनकी एक अलग ही छवि दिखाता है। एक और कालक्रम का सवाल, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल, कुतुब मीनार का निर्माण, पुर्तगालियों का भारत आगमन, फिरोज तुगलक की मृत्यु। इनको सही क्रम में लगाना है। सही क्रम है कुतुब मीनार का निर्माण, फिर फिरोज तुगलक की मृत्यु, फिर पुर्तगालियों का भारत आगमन और अंत में कृष्णदेव राय का शासनकाल। जी, चलिए समय देखते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1193 में शुरू किया। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 में हुई। और पुर्तगाली वास्को डी गामा, वो 1498 में भारत के कालीकट तट पर पहुंचा। और विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 1529 तक था। तो ये क्रम बिल्कुल सही है। अब कुछ इमारतों के निर्माण का क्रम देखते हैं।
इनके निर्माण के कालानुक्रमिक रूप को चुनें। तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी। सही क्रम है कुतुब मीनार, फिर तुगलकाबाद किला, फिर लोधी गार्डन और अंत में फतेहपुर सीकरी। जी, कुतुब मीनार का निर्माण तो 12वीं सदी के अंत में शुरू हुआ। तुगलकाबाद किले का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने 1321 से 25 के बीच करवाया। और लोधी गार्डन? लोधी गार्डन में जो मकबरे हैं वो लोधी वंश के दौरान यानी 1451 से 1526 के बीच बनाए गए। और फतेहपुर सीकरी का निर्माण तो मुगल सम्राट अकबर ने 1571 से 1585 के बीच अपनी राजधानी के रूप में करवाया था। अब साहित्य से एक सवाल। महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ऑप्शंस: सरला दास बंगाली, काशीराम उड़िया, टिक्कण मराठी, पंपा कन्नड़। इसमें सही युग्म है पंपा कन्नड़। जी, पंपा 10वीं सदी के थे और कन्नड़ साहित्य के 3 रत्नों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने विक्रमार्जन विजय लिखी जो महाभारत पर आधारित है। और बाकी युग्म गलत क्यों है? सरला दास ने उड़िया भाषा में महाभारत की रचना की थी। काशीराम दास ने बंगाली भाषा में महाभारत का अनुवाद किया था। मतलब उल्टा दिया हुआ है। हाँ, और टिक्कण ने नन्नई और एरा प्रगदा के साथ मिलकर तेलुगु में महाभारत की रचना पूरी की थी, मराठी में नहीं। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? विक्रमशिला मठ उत्तर प्रदेश, हेमुकुंड गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश, उदयगिरी गुफाएं महाराष्ट्र, अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश। इसमें सही युग्म है अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश। जी, अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। और बाकी? विक्रमशिला मठ या विश्वविद्यालय वो बिहार के भागलपुर जिले में था, उत्तर प्रदेश में नहीं। हेमुकुंड साहिब गुरुद्वारा उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में नहीं। और उदयगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं 2 जगहों पर हैं, एक मध्य प्रदेश के विदिशा में और दूसरी ओडिशा के भुवनेश्वर में, महाराष्ट्र में नहीं। चलिए, अब कुछ और छोटे और सीधे सवाल। सूर्य मंदिर स्थित है पुरी में, खजुराहो में, कोणार्क में या गया में? सही उत्तर है कोणार्क में। जी, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंगवंश के राजा नरसिम्हदेव प्रथम ने करवाया था। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, है ना? बिल्कुल। ये मंदिर भगवान सूर्य के रथ के आकार में बना है, जिसमें 24 पहिए और 7 घोड़े हैं। और 1984 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज चौहान, जयानक, नय चंद्र सूरी। इसका सही उत्तर है जयानक। जी, जयानक। बहुत लोग इसमें चंद्रबरदाई से कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। सही। पृथ्वीराज विजय संस्कृत भाषा में लिखा एक महाकाव्य है और इसके लेखक जयानक थे, जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। जबकि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की, जो ब्रज भाषा में है। दोनों ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं, पर लेखक अलग अलग हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जातीय समूह, 3 मुख्य भाषा वर्ग, भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां, या भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत घराने। इसका सही उत्तर है भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां। जी, नागर शैली उत्तर भारत में प्रचलित है। इसकी पहचान है ऊंचा शिखर। द्राविड़ शैली दक्षिण भारत में, जिसकी पहचान है पिरामिड के आकार का विमान और बड़े बड़े गोपुरम यानी प्रवेश द्वार। और वेसर शैली इन दोनों का मिश्रण है, जो मुख्य रूप से दक्कन क्षेत्र जैसे कर्नाटक में पाई जाती है। अब युद्ध स्थलों पर कुछ सवाल। हल्दी घाटी का युद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। सही उत्तर है राजस्थान। जी, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया था, मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच, जिसमें मुगल सेना का नेतृत्व राजा मानसिंह कर रहे थे। बिल्कुल। और युद्ध का नतीजा अनिर्णायक रहा था, क्योंकि मुगल सेना महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल रही थी। ये स्थल राजस्थान के राजसमंद जिले में है। पानीपत का युद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है हरियाणा। जी, हरियाणा। और पानीपत में एक नहीं 3 ऐतिहासिक युद्ध लड़े गए हैं, जिन्होंने भारतीय इतिहास की दिशा ही बदल दी। पहली 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, जिससे मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। दूसरी 1556 में अकबर और हेमू के बीच, जिसने मुगल सत्ता को मजबूत किया। और तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिससे मराठा शक्ति को बहुत गहरा आघात लगा। पानीपत हरियाणा का एक जिला है।
प्रश्न संख्या 26। बक्सर का युद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके विकल्प हैं हरियाणा, राजस्थान, बिहार या पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है बिहार। बिहार। अच्छा, बक्सर के युद्ध के बारे में कुछ और बताइए। ये बहुत निर्णायक माना जाता है ना? जी बिल्कुल। ये युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। और किसके बीच? एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे, और दूसरी तरफ मतलब 3 बड़ी भारतीय शक्तियां एक साथ थी। 3 शक्तियां? कौन कौन? बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और खुद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। इतनी बड़ी संयुक्त सेना के बावजूद कंपनी जीत गई? हाँ, और ये एक निर्णायक जीत थी। इसी के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। और उस संधि ने ही मतलब भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रख दी। सही कहा। उस संधि से कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दिवाली मिल गई, यानी टैक्स वसूलने का अधिकार। यहीं से उनकी पकड़ मजबूत हुई। समझ गए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 27। प्लासी का युद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राजस्थान या फिर बिहार? प्लासी का मैदान ये पश्चिम बंगाल में है। तो बक्सर बिहार में और प्लासी पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध तो बक्सर से पहले हुआ था, है ना? जी। ये 23 जून 1757 को हुआ था, भागीरथी नदी के किनारे। और ये रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच था। हाँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। पर असल में ये एक लड़ाई से ज्यादा एक धोखा था। धोखा मतलब मीर जाफर का विश्वासघात। बिल्कुल। सिराजुद्दौला का अपना सेनापति मीर जाफर अंग्रेजों से मिल गया था, जिसकी वजह से नवाब हार गए। इसीलिए इस युद्ध को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। ठीक है, अब लड़ाइयों से हटकर स्मारकों की बात करते हैं। प्रश्न 28। एलिफेंटा किस प्रकार का स्मारक है? क्या ये एक स्तूप है, मंदिर है, मूर्ति है या गुफा? एलिफेंटा ये एक गुफा स्मारक है। गुफा? ये मुंबई के पास है, सही कह रही हूँ? जी, मुंबई हार्बर में एलिफेंटा द्वीप पर इन्हें घारापुरी गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। और ये गुफाएं किस देवता को समर्पित हैं? ये मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित हैं। चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। वहाँ की कोई खास मूर्ति जो बहुत प्रसिद्ध हो? हाँ, त्रिमूर्ति सदाशिव की मूर्ति ये सबसे प्रसिद्ध है। इसमें शिव के 3 रूप दिखाए गए हैं, निर्माता, पालक और संहारक। अद्भुत। और इसे यूनेस्को ने भी मान्यता दी है? जी, 1987 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। चलिए अगला सवाल। प्रश्न संख्या 29। श्रवण बेलगोला में प्रमुख स्मारक किस रूप में है? आपके विकल्प हैं स्तूप, मूर्ति, मंदिर या गुफा। श्रवण बेलगोला ये एक मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। मूर्ति, ये कर्नाटक में है ना? जैन धर्म से जुड़ा हुआ? बिल्कुल सही। कर्नाटक में एक बहुत बड़ा जैन तीर्थ स्थल है। और वहाँ किसकी मूर्ति है? वहाँ भगवान बाहुबली, जिन्हें गोमतेश्वर भी कहते हैं, उनकी एक विशाल एकाश्म प्रतिमा है। एकाश्म मतलब एक ही पत्थर से बनी हुई है? जी, एक ही पत्थर को तराशकर। ये लगभग 57 फीट ऊंची है और दुनिया की सबसे बड़ी एकाश्म मूर्तियों में से एक है। इसे बनवाया किसने था? इसे 10वीं शताब्दी में गंगा वंश के मंत्री और सेनापति चावुंडराय ने बनवाया था। और वहाँ हर 12 साल में एक बड़ा उत्सव भी तो होता है? हाँ, महामस्तकाभिषेक एक बहुत ही भव्य उत्सव होता है। बहुत खूब। अब प्रश्न संख्या 30। खजुराहो में किस प्रकार के स्मारक प्रमुख हैं? स्तूप, गुफा, मंदिर या मूर्ति? खजुराहो तो अपने मंदिरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो सही उत्तर है मंदिर। हाँ, ये तो मध्य प्रदेश में है। जी, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। इनका निर्माण चंदेल राजवंश के शासकों ने करवाया था, करीब 950 से 1050 ईस्वी के बीच। और इनकी वास्तुकला बहुत खास है ना? जी, ये अपनी नागर शैली की वास्तुकला और अपनी कामुक मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं। वहाँ का कोई सबसे प्रसिद्ध मंदिर? कंदरिया महादेव मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। इसके अलावा लक्ष्मण मंदिर और 64 योगिनी मंदिर भी हैं। और ये भी यूनेस्को की सूची में शामिल है? जी, खजुराहो को भी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न 31। सांची में किस प्रकार का स्मारक स्थित है? क्या वो गुफा है, मंदिर, मूर्ति या फिर स्तूप? सांची का स्तूप। तो सही जवाब है स्तूप। ये भी मध्य प्रदेश में ही है? हाँ, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ये एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। और यहाँ का जो महान स्तूप है
उसे किसने बनवाया था? उसे सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। इन स्तूपों की खास बात क्या है? स्तूप के चारों ओर जो तोरण यानी दरवाजे बने हैं, उन पर बुद्ध के जीवन से जुड़ी जातक कथाओं को बहुत खूबसूरती से उकेरा गया है। और ये बहुत पुरानी संरचनाओं में से एक है ना? जी, ये भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाओं में से एक मानी जाती है। चलिए अब कुछ ऐसे पुरातात्विक स्थलों पर आते हैं जिनके बारे में शायद कम लोग जानते हों। प्रश्न 32, शिशुपालगढ़ पुरातात्विक स्थल भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम या मणिपुर? शिशुपालगढ़ ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में, भुवनेश्वर के पास? जी बिल्कुल, भुवनेश्वर के पास एक प्राचीन किलेबंदी वाला शहर है। कितना पुराना होगा ये? इसका समयकाल लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी तक का माना जाता है, मतलब बहुत पुराना। तो वहां खुदाई में क्या मिला है? वहां एक पूरी तरह से सुनियोजित शहरी केंद्र का पता चला है। सड़कें, घर और एक बहुत ही उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली भी मिली है। अच्छा, कुछ इतिहासकार इसे प्राचीन कलिंग की राजधानी से भी जोड़ते हैं। हाँ, कुछ का मानना है कि यही प्राचीन कलिंग की राजधानी तोसली थी। दिलचस्प। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 33। पेपर हवा पुरातात्विक स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम या मणिपुर। पिपरा हवा ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहां पर? सिद्धार्थनगर जिले में, नेपाल सीमा के बिल्कुल पास। इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है? इस स्थल की पहचान भगवान बुद्ध के वंश यानी शाक्यों की राजधानी प्राचीन कपिलवस्तु के रूप में की जाती है। तो ये बुद्ध से सीधे तौर पर जुड़ाएं। जी, यहाँ एक प्राचीन स्तूप के अवशेष मिले हैं और खुदाई में एक ताबूत मिला था जिसमें कुछ अस्थि अवशेष थे। और माना जाता है कि वो भगवान बुद्ध के अवशेष हैं। हाँ, ऐसा माना जाता है। इसलिए ये बौद्ध अनुयायियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। बहुत खूब। अब पूर्व की ओर चलते हैं। प्रश्न 34। गोलपाड़ा पुरातात्विक स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मणिपुर या असम? गोलपाड़ा असम में है। असम में, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। जी, इस क्षेत्र में कई पुरातात्विक स्थल हैं, लेकिन सबसे खास है सूर्य पहाड़। सूर्य पहाड़, इसकी क्या खासियत है? खासियत ये है कि यहाँ हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से जुड़े अवशेष एक साथ पाए गए हैं। तीनों धर्म एक ही जगह पर? हाँ, इसीलिए इसे असम का खजुराहो भी कहा जाता है। ये उस समय की धार्मिक सहिष्णुता का बहुत बड़ा प्रमाण है। वाकई। अगला प्रश्न 35। विष्णुपुर पुरातात्विक स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मणिपुर या असम? विष्णुपुर, ये मणिपुर में है। मणिपुर का विष्णुपुर, ये किस लिए जाना जाता है? ये अपने प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है, खास तौर पर 15वीं शताब्दी में बना विष्णु मंदिर। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण राजा कयाम्बा के शासनकाल में हुआ था। और इसकी वास्तुकला में कुछ खास है? जी, इसकी वास्तुकला बहुत अनूठी है। इसमें आपको मैतेई और बंगाली स्थापत्य शैली का एक सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। बहुत अच्छे। अब विषय बदलते हैं और कुछ प्रशासनिक प्रणालियों पर आते हैं। प्रश्न 36। एकता नामक राजस्व प्रणाली किस शासक या साम्राज्य से संबंधित थी? मुगल, मराठे, विजयनगर या दिल्ली के सुल्तान? एकता प्रणाली ये दिल्ली के सुल्तानों से संबंधित थी। दिल्ली सल्तनत, इसकी शुरुआत किसने की थी? भारत में इसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। तो क्या होता था इस प्रणाली में? इसमें मतलब साम्राज्य को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता था जिन्हें एकता कहते थे। और ये एकता किसे दिए जाते थे? ये एकता सैन्य कमांडरों और अमीरों को उनके वेतन के बदले दिए जाते थे। अच्छा, तो जो एकता का धारक होता था उसे क्या कहते थे? उसे एकतादार या मुक्ति कहा जाता था। उसका काम अपने क्षेत्र से राजस्व वसूलना और कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। ठीक है, तो अगला सवाल इसी से जुड़ा है। प्रश्न 37। जागीर नामक भूमि अनुदान प्रणाली किस शासक साम्राज्य से संबंधित थी? दिल्ली के सुल्तान, मुगल, मराठे या विजयनगर? जागीर या जागीरदारी प्रणाली, ये मुगलों की विशेषता थी। तो ये एकता प्रणाली से कैसे अलग थी? क्या ये उसी का विकसित रूप था? हाँ, आप कह सकते हैं कि ये एकता प्रणाली का ही एक विकसित रूप था। इसमें क्या होता था? इसमें अधिकारियों, जिन्हें मनसबदार कहते थे, उनको नकद वेतन के बदले में जमीन का एक टुकड़ा यानी जागीर दी जाती थी। और जागीर के धारक को जागीरदार कहते थे। जी, लेकिन एक बड़ा फर्क था। जागीरदार को सिर्फ राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार था, प्रशासनिक अधिकार नहीं। ये एक बड़ा अंतर है।
ठीक है। अब प्रश्न 38, अमरम नामक राजस्व प्रणाली किस शासक साम्राज्य से संबंधित थी? दिल्ली के सुल्तान, मराठे, विजयनगर या मुगल? अमरम प्रणाली का संबंध विजयनगर साम्राज्य से है। विजयनगर साम्राज्य, तो ये दक्षिण भारत की प्रणाली हुई। जी, ये विजयनगर की नायंकर प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। और ये अमरम क्या था? इस प्रणाली में सैन्य प्रमुखों या नायकों को उनकी सेवा के बदले में भूमि का एक क्षेत्र दिया जाता था, जिसे अमरम कहते थे। तो नायकों का काम क्या होता था? नायक इस भूमि से राजस्व इकट्ठा करते थे, अपनी सेना का रखरखाव करते थे और जरूरत पड़ने पर राजा को सैन्य सहायता भी देते थे। समझ गई। और अब चौथी प्रणाली, प्रश्न 39, मुकासा नामक राजस्व प्रणाली किस शासक साम्राज्य से संबंधित थी? दिल्ली के सुल्तान, मुगल, विजयनगर या मराठे? मुकासा का संबंध मराठा साम्राज्य से था। मराठे। तो ये भी एक तरह का भूमि अनुदान ही था। हाँ, ये उन सैन्य प्रमुखों या सरदारों को दिया जाता था जिन्होंने राज्य की सेवा की हो। तो मुकासा धारक को क्या अधिकार मिलते थे? उसे आवंटित भूमि से राजस्व का एक हिस्सा इकट्ठा करने का अधिकार मिलता था। क्या ये वंशानुगत होता था? नहीं, आमतौर पर नहीं। ये अनुदान वंशानुगत नहीं था और राजा इसे वापस ले सकता था। चलिए, अब कुछ महत्वपूर्ण वर्षों और उनसे जुड़ी घटनाओं पर आते हैं। प्रश्न 40, वर्ष 1556 ईस्वी की प्रमुख ऐतिहासिक घटना क्या थी? अकबर का राज्यारोहण, ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिलना, शिवाजी का देहांत या नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण? 1556 ये साल अकबर के राज्य आरोहण के लिए जाना जाता है। ये तो बहुत कम उम्र में बादशाह बन गए थे, है ना? जी, उस समय उनकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। उनका राज्यारोहण 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर में हुआ था। उनके पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद। हाँ, और बैरम खान को उनका संरक्षक नियुक्त किया गया। और इसी साल पानीपत की दूसरी लड़ाई भी तो हुई थी। बिल्कुल, इसी साल पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई, जिसमें अकबर की सेना ने हेमू को हराया। अगला प्रश्न, प्रश्न 41, वर्ष 1600 ईस्वी की प्रमुख ऐतिहासिक घटना क्या थी? अकबर का राज्यारोहण, शिवाजी का देहांत, नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण या ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया जाना? 1600। इसका सही जवाब है ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र यानी चार्टर प्रदान किया जाना। किसने दिया था ये चार्टर? 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक रॉयल चार्टर दिया था। और इस चार्टर से उन्हें क्या अधिकार मिला? इसने कंपनी को पूरब में, खासतौर पर भारत और ईस्ट इंडीज में व्यापार करने का एक अधिकार दे दिया। यानी कोई और ब्रिटिश कंपनी वहां व्यापार नहीं कर सकती थी? नहीं, शुरुआत में ये चार्टर 15 साल के लिए था और इसी घटना ने भारत के भविष्य पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। सही बात है। अब आते हैं प्रश्न 42 पर। वर्ष 1686 ईस्वी की प्रमुख ऐतिहासिक घटना क्या थी? विकल्प वही है, अकबर का राज्यारोहण, शिवाजी का देहांत, ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर या नादिर शाह का आक्रमण। दिए गए विकल्पों में से जवाब है शिवाजी का देहांत, लेकिन इसमें कोई समस्या है? हाँ, यहाँ स्रोत में एक तथ्यात्मक गलती लगती है। छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत 1680 में हुआ था, 1686 में नहीं। अच्छा, तो ये जानकारी गलत है। तो फिर 1686 की कोई और बड़ी घटना? जी, 1686 की एक प्रमुख घटना थी बीजापुर पर औरंगजेब की विजय। तो शिवाजी महाराज का देहांत 1680 में हुआ। जी, 1680 में उनका राज्याभिषेक 1674 में रायगढ़ किले में हुआ था। स्पष्टीकरण के लिए धन्यवाद। अब अगला प्रश्न 43, वर्ष 1739 ईस्वी की प्रमुख ऐतिहासिक घटना क्या थी? अकबर का राज्यारोहण, ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर, शिवाजी का देहांत या नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण? 1739 ये साल था नादिर शाह के दिल्ली पर आक्रमण का। नादिर शाह कौन था? वो फारस यानी आज के ईरान का शासक था। उसने 1739 में भारत पर हमला किया और मुगल सेना को हरा दिया। हाँ, करनाल की लड़ाई में उसने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला की सेना को हराया। और फिर दिल्ली में बहुत लूटपाट की थी। बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर लूटपाट और नरसंहार हुआ और वो अपने साथ प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां का मयूर सिंहासन भी ले गया। अब कुछ लड़ाइयों के परिणामों पर बात करते हैं। प्रश्न 44, पानीपत के द्वितीय लड़ाई का प्रमुख परिणाम क्या था? भारत में मुगल शासन, भारत में तुर्की शासन, भारत में ब्रिटिश शासन या विजयनगर साम्राज्य का पतन? पानीपत की दूसरी लड़ाई जो 1556 में हुई,
उसका सबसे बड़ा परिणाम था भारत में मुगल शासन का फिर से मजबूत होना। अकबर और हेमू के बीच हुई थी ये लड़ाई। जी, अकबर के संरक्षक बैरम खान और हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू के बीच। और इस जीत ने अकबर के शासन की नींव रखी। बिल्कुल, हेमू की हार हुई और भारत में मुगल शासन की नींव फिर से मजबूत हो गई। इस जीत ने अकबर के लंबे और सफल शासनकाल का रास्ता साफ कर दिया। ठीक है, अगला प्रश्न 45। तराइन की द्वितीय लड़ाई का प्रमुख परिणाम क्या था? भारत में मुगल शासन, भारत में ब्रिटिश शासन, विजयनगर साम्राज्य का पतन या भारत में तुर्की शासन? तराइन की दूसरी लड़ाई। आह। इसका परिणाम था भारत में तुर्की शासन की स्थापना। ये लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी? ये 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। तराइन की पहली लड़ाई में तो पृथ्वीराज चौहान जीते थे। हाँ, 1191 की पहली लड़ाई में वो जीते थे, लेकिन दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गोरी की जीत हुई। और इसी जीत ने दिल्ली सल्तनत का रास्ता खोला। जी, इसी जीत ने भारत में मुस्लिम यानी तुर्की शासन की स्थापना का मार्ग खोला और दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी। अगला प्रश्न 46। तालीकोटा की लड़ाई का प्रमुख परिणाम क्या था? भारत में मुगल शासन, भारत में ब्रिटिश शासन, विजयनगर साम्राज्य का पतन या भारत में तुर्की शासन? तालीकोटा की लड़ाई का परिणाम था विजयनगर साम्राज्य का पतन। ये एक बहुत विनाशकारी युद्ध माना जाता है ना? बहुत ज्यादा। ये 23 जनवरी 1565 को लड़ा गया था। इसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। किसके बीच हुआ था ये? एक तरफ था विजयनगर साम्राज्य और दूसरी ओर दक्कन की सल्तनतों का एक गठबंधन। और विजयनगर की हार हुई। विनाशकारी हार हुई। हार के बाद राजधानी विजयनगर, जिसे आज हम्पी कहते हैं, उसे बुरी तरह लूटा गया और नष्ट कर दिया गया और इस महान साम्राज्य का अंत हो गया। बहुत दुखद। और अब आखिरी लड़ाई, प्रश्न 47। प्लासी की लड़ाई का प्रमुख परिणाम क्या था? भारत में मुगल शासन, भारत में तुर्की शासन, विजयनगर साम्राज्य का पतन या भारत में ब्रिटिश शासन? प्लासी की लड़ाई, जिसके बारे में हमने अभी बात की, उसका परिणाम था भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना की शुरुआत। 1757 में हुई थी। जी, इस युद्ध ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक प्रभुत्व की शुरुआत की। क्योंकि इस जीत से उन्हें बंगाल के संसाधन मिल गए थे। बिल्कुल, बंगाल के विशाल संसाधनों पर उनका नियंत्रण हो गया और इसी पैसे का इस्तेमाल उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने और भारत के दूसरे हिस्सों पर कब्जा करने के लिए किया। इसलिए इसे ब्रिटिश शासन की नींव माना जाता है। हाँ, इसे भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जाता है। चलिए अब दिल्ली। अलाई दरवाजा का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां या औरंगजेब? अलाई दरवाजा बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ये कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है। जी, दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में ही है। इसका निर्माण 1311 ईस्वी में हुआ था। और ये किस इमारत का प्रवेश द्वार है? ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार के रूप में बनाया गया था। ये इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। अगला दरवाजा, प्रश्न 49। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां या औरंगजेब? बुलंद दरवाजा ये अकबर ने बनवाया था। ये फतेहपुर सीकरी में है। जी, उत्तर प्रदेश में। इसका निर्माण सम्राट अकबर ने 1601 में करवाया था। किस खुशी में? ये दरवाजा गुजरात पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है ना? बिल्कुल। इसकी ऊंचाई 54 मीटर है। ये फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का मुख्य प्रवेश द्वार है। अब मस्जिदों की बात करते हैं। प्रश्न 50। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां, अकबर या औरंगजेब? आगरा की मोती मस्जिद जी, ये शाहजहां ने बनवाई थी। ये आगरा के किले के अंदर है। जी, आगरा किले के परिसर में। ये पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बनी है और इसीलिए से मोती मस्जिद कहते हैं। हाँ, इसकी चमक के कारण इसका निर्माण शाही दरबार के सदस्यों के लिए एक निजी मस्जिद के रूप में किया गया था। अब आखिरी प्रश्न, प्रश्न 51। दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, औरंगजेब या शाहजहां? दिल्ली वाली मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई थी। अच्छा, तो आगरा के शाहजहां ने और दिल्ली की औरंगजेब ने। जी, दिल्ली वाली मस्जिद लाल किले के परिसर में है। और इसे औरंगजेब ने क्यों बनवाया था? इसका निर्माण 1659-60 में उनकी अपनी निजी प्रार्थनाओं के लिए करवाया गया था। ये भी सफेद संगमरमर की है। हाँ, ये भी सफेद संगमरमर की है, लेकिन आगरा की मोती मस्जिद के मुकाबले काफी छोटी और एक निजी संरचना है। अब श्रोताओं के लिए आज का सवाल। मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाई गई दिल्ली की जामा मस्जिद का असली नाम क्या था? इसका जवाब नीचे कमेंट्स में बताएं।
तो ये थे भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। नमस्कार।